सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब अच्छा चल रहा है ना। वेलकम टू द डे 4 ऑफ एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज के अंदर टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस लेक्चर सीरीज को हमने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। डे 1 में एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, डे 2 में इंडेक्स एंड डे 3 में एक्सरसाइज। जब हमारी कंप्लीट एनसीईआरटी कवर हो गई तो नाउ वी आर कमिंग फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसी तरीके से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम कवर करेंगे, जहां डे 4 में हम सारे के सारे मल्टीपल चॉइस कवर कर रहे हैं। डे 5 में वी विल गोइंग टू परफॉर्म शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड डे 6 वी विल गोइंग टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो सब अपनी अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर निकाल लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे एक्सेलरेटेड मोशन में एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इज नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है इट्स स्पीड कीप चेंजिंग, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब वो मोशन जिसमें वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब हम ये बात तो जानते हैं बेटे, वेलोसिटी क्या है? तो जवाब है स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो अगर कहीं पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब स्पीड भी तो इंक्रीज कर रही है, तो स्पीड चेंज हो रही है लगातार। ऑप्शन नंबर 2 वो क्या बोल रहा है? इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। बिल्कुल, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? इट ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द अर्थ। अवे जा रहा है क्या अर्थ से? ऐसा तो कुछ नहीं है। एंड डी ऑप्शन, ए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। एक फोर्स लगातार लग रही है। अब हम सब जानते हैं अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन तो होगा ना कुछ, जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? और F इक्वल टू होता है ma। अगर कोई मास एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब फोर्स की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी, कोई ना कोई फोर्स तो लगी रही होगी। तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हुआ? इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। आई थिंक सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो टिक कर दीजिए ऑप्शन सी पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन ए ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। क्या सेम बॉडी पे एक्ट करते हैं? अगर मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं 4 न्यूटन की, तो दीवार से जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो तो मुझ पे लग रही है, दीवार पे थोड़ी लग रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? भाई अगर आप किसी पे फोर्स लगाते हो तो वो फोर्स उल्टी आप पे लगाएगा। तो दो डिफरेंट बॉडीज पे फोर्स लग रही है इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैंने दीवार पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन की फोर्स लगाई तो दीवार मुझ पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या सेम बॉडी पे इक्वल अपोजिट फोर्स लग रही है? ऐसा नहीं है। मैं अगर इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ, तो जो वो फोर्स लगा रहा है वो मुझ पे लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ। तो डिफरेंट बॉडीज पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है। तो इसका पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है इसका? दूसरा ऑप्शन कहता है ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती है। मतलब अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये मुझ पे फोर्स लगाएगा। तो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। बी ऑप्शन। चलिए ये तो करेक्ट हो गया। अब जरा सी और डी ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं कि इनकरेक्ट क्यों है। सी ऑप्शन कह रहा है सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब हम एक्शन रिएक्शन फोर्स लगाते हैं तो सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होती है क्या? सोच के जवाब दो। अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ, तो जो इसकी रिएक्शन फोर्स लगेगी वो आगे की तरफ लगेगी या पीछे की तरफ? पीछे की तरफ लगेगी। तो सेम मैग्नीट्यूड तो रहता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होती है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। दोनों में से किसी भी बॉडी पे लगेगी परपेंडिकुलरली? ऐसा भी नहीं है, दोनों बॉडीज पे लगती है, दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगती है और अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। आई थिंक चारों ऑप्शन समझ में भी आ गए होंगे। बी सही क्यों है ये भी समझ में आ गया होगा, और ए, सी और डी गलत क्यों है ये भी क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कह रहा है बेटे क्वेश्चन नंबर 3? तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू, ऑप्शन ए एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल, ऑप्शन बी रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, ऑप्शन सी इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या ऑप्शन डी डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? वो कह रहा है कि मान लीजिए एक फुटबॉल आती है तो वो फुटबॉल को ऐसे नहीं पकड़ता, वो फुटबॉल को ऐसे पकड़ता है। हम क्रिकेट बॉल के साथ भी तो यही करते हैं। जब बॉल आती है हवा से तो हम जब कैच करते हैं तो हम सीधे कैच नहीं करते, हम उसको थोड़ा पीछे की तरफ खींचते हैं तब कैच करते हैं। इससे होता क्या है?
जब बॉल को हम ऐसे पकड़ के उसको पीछे खींचते हैं तो हम धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी को कम कर देते हैं, जिससे हाथ पे पड़ने वाला इंपैक्ट भी कम हो जाता है। क्योंकि मोमेंटम का जो फॉर्मूला है P इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास तो हम बॉल का चेंज कर नहीं सकते, लेकिन वेलोसिटी को तो कम और ज्यादा किया जा सकता है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, हाँ या नहीं। तो अगर मोमेंटम ज्यादा हुआ तो फोर्स ज्यादा लगेगी, हाथ पे चोट भी ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर हमने उसकी वेलोसिटी को कम कर दिया तो नेट मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही बॉल आती है तो हम कैच वहीं पे नहीं करते, हम उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ड्रैग करते हैं, जिसकी वजह से जब हम उसको पीछे लेके आते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। एज ए रिजल्ट मोमेंटम भी कम और लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाती है, इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ता हाथों पे। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब ऑप्शन क्या है इसके, पहला ऑप्शन है एक्सर्टेड लार्जर फोर्स ऑन द बॉल। क्या पीछे हाथ खींचने से फोर्स बढ़ेगी? नहीं। रिड्यूसेस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल्स ऑन हैंड, हाथ पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू को कम कर रहा है, बिल्कुल सही बात। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या करता है बेसिकली, तो जिस भी स्टेट ऑफ मोशन में आप हैं वो उसको रेजिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप रेस्ट में हैं तो आपकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, लेकिन अगर हम उसके स्टेट को चेंज करेंगे तो एकदम से झटका फील करेंगे। वो जो झटका फील होता है ना, वो ड्यू टू इनर्शिया होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट में गाड़ी भी है और रेस्ट में आप भी है, लेकिन जैसे ही गाड़ी अचानक से चली आप पीछे की तरफ एकदम से झटका खाते हैं ना, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। यही इनर्शिया करती है। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इनर्शिया बेसिकली क्या करती है, स्टेट ऑफ मोशन, जो भी मोशन का एक्चुअल स्टेट है उसको रेजिस्ट करेगी। अगर बॉडी रेस्ट से मोशन में आई तो भी झटका लगेगा, अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन के अंदर है और एकदम से ब्रेक मार के रेस्ट में लेके आओ तो भी झटका लगेगा। डायरेक्शन को चेंज कर दो, मान लीजिए अभी आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी सीधी चल रही है, अचानक से शार्प टर्न आया, गाड़ी वाले ने गाड़ी घुमा दी, डायरेक्शन एकदम से चेंज हो जाएगी ना, तब भी व्हाट वी आर फीलिंग इज ड्यू टू इनर्शिया। वो इनर्शिया की वजह से। क्यों? क्योंकि बॉडी स्टेट ऑफ मोशन जिसमें है वो उसी में रहना चाहती है, अगर आप उसको चेंज करेंगे तो वो उसको रेजिस्ट करेगी ड्यू टू इनर्शिया। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो लेट्स चेक आउट द ऑप्शन। तो ऑप्शन ए कह रहा है टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड इंक्रीज करने के लिए नहीं। टू डिक्रीज द स्पीड, बिल्कुल नहीं। टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, किसी भी स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को रेजिस्ट करने का काम, बिल्कुल सही। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड डी टू डी एक्सेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से डी एक्सेलरेशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटे, ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस ए कॉइन व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मींस दैट द मोशन ऑफ ट्रेन इज A accelerated, B uniform, C retarded and D along the circular track। वो कह रहा है कि एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठा है, उसने सिक्का उछाला, जैसे ही सिक्का उछाला सिक्का पीछे जाके गिरा। अब ये कब होगा? मान लीजिए ट्रेन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे चल रही है, आप सिक्का उछाल रहे हैं। अब क्योंकि वो एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उस पर लगने वाला नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जो नेट फोर्स को भी जीरो कर देगा। इसका मतलब अब सब बैलेंस कंडीशन में आप सिक्का उछालोगे आपके हाथ में आएगा, उछालोगे फिर हाथ में आएगा, उछालोगे फिर हाथ में आएगा। इससे पहले वाली कंडीशन में क्या था? तो जवाब है ट्रेन भी रेस्ट पे थी, आप भी रेस्ट पे थे, सिक्का भी रेस्ट पे था, उछाला, ट्रेन एकदम से चल पड़ी, तो ट्रेन ने एक्सेलरेट किया अपने आप को, अपनी स्पीड बढ़ा दी उसने, ठीक, इसलिए सिक्का पीछे की तरफ गिर गया। लेकिन क्या हो अगर चलती हुई ट्रेन में आप सिक्का उछाल रहे हो, सिक्का जैसे ही हवा में गया ट्रेन वाले ने ब्रेक लगा दिए, अब क्या होगा? डी एक्सेलरेट हुआ एकदम से। अब आपको मुझे बताना है कि सिक्का आगे गिरेगा, आपके हाथ में गिरेगा या पीछे गिरेगा? सोच के जवाब दीजिए। इस बार सिक्का आगे गिरेगा और बहुत आगे जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि जब कॉइन और आप दोनों ट्रेन में हो, सेम यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ आगे की तरफ चल रहे हो, तो जैसे ही आपने कॉइन उछाला तो कॉइन के पास अब दो वेलोसिटी हैं, एक तो वर्टिकल जो ऊपर की तरफ आपने उछाला और एक हॉरिजॉन्टल, वही वाली वेलोसिटी जिससे ट्रेन आगे चल रही है। लेकिन ट्रेन तो रुक गई, हम भी रुक गए, लेकिन कॉइन तो उसी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ हवा में है, तो वो आगे जाएगा और फिर आगे जाके नीचे गिरेगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा कि कब कॉइन आपके पीछे गिरेगा, जब ट्रेन की स्पीड एकदम से बढ़ जाए, और कब कॉइन आपके आगे गिरेगा। तो जरा क्वेश्चन के ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो ऑप्शन नंबर ए एक्सेलरेटेड, बी यूनिफॉर्म, सी रिटार्डेड, डी अलोंग द सर्कुलर ट्रैक।
अब अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो कहां गिरेगा? पीछे की तरफ। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो मैंने बताया अभी अभी यूनिफॉर्म मोशन में नेट फोर्स जीरो हो जाता है, सब चीज बैलेंस स्टेट में होती है, तो सिक्का उछालोगे हाथ में आएगा, चाहे वो कितनी भी स्पीड से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, आपने सिक्का उछाला, आपके हाथ में आएगा। एकदम से स्पीड तेज करी तो सिक्का पीछे गिर जाएगा, और डी एक्सेलरेट कर दिया तो सिक्का आगे गिर जाएगा। ऑप्शंस तो क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से घुमा के दिया जा सकता है ना, एंड आई थिंक अलोंग द सर्कुलर ट्रैक इससे कोई मतलब नहीं है कि सिक्का कहां गिरे। तो आई थिंक अब ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इस बार वो क्या कह रहा है? इस बार वो कह रहा है कि कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम, उसके पीछे गिरा है, इसका मतलब गाड़ी आगे निकल गई, गाड़ी एक्सेलरेट हो गई, स्पीड एकदम से बढ़ गई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ बेटे? ऑप्शन ए, एक्सेलरेटेड मोशन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6? तो क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है, स्लाइडिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे मूव कर रहा है ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सेम वेलोसिटी इज, कितनी फोर्स उस पे लग रही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने कई बार बताया बेटे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उस पे जो फोर्स लग रही है वो बैलेंस फोर्स है, और अगर वो बैलेंस फोर्स है तो उस पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी हो जाती है? हमेशा जीरो। अरे बताया था ना, फोर्स दो तरह की होती है, एक होती है आपकी बैलेंस फोर्स, एक होती है आपकी अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स वो होती है जिसपे नेट फोर्स जीरो होता है, बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेस लगती हैं। और क्या बताया था, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वो दो ही स्टेट में होगी, या तो यूनिफॉर्म मोशन में या फिर रेस्ट में। तो यहां ये कौन सी कंडीशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में है तो बैलेंस फोर्स पे नेट फोर्स कितनी लगती है? जीरो। तो आंसर कितना हुआ? कितनी फोर्स लग रही है उस पे? टोटल जीरो फोर्स लग रही है। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? 32, 0, 2 और 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटे? ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटे, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे, एनर्जी पे, मोमेंटम या वेलोसिटी पे। तो रॉकेट काम कैसे करता है बेटे? तो बेटे रॉकेट के अंदर होता है आपका फ्यूल, बहुत बड़े अमाउंट ऑफ मास के अंदर इसके अंदर फ्यूल भरा जाता है, और जैसे ही ये फ्यूल बर्न होता है तो जितना मोमेंटम ये नीचे की तरफ सप्लाई करता है, नीचे से उतना ही मोमेंटम उसे ऊपर की तरफ मिलता है, जिसकी वजह से रॉकेट उड़ना स्टार्ट कर देता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो सुन ही रखा है। तो जैसे ही हम नीचे से इग्नाइट करेंगे रॉकेट को, तो वो मोमेंटम मतलब जो गैस है वो जब जलना स्टार्ट होगी तो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएंगी ना, नीचे की तरफ सारा फोर्स लगाएंगी, नीचे की तरफ मोमेंटम लगातार ट्रांसफर होता रहेगा, और उससे अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट को क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा? मोमेंटम, फोर्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, रॉकेट कौन से कांसेप्ट पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई थिंक क्लियर है, इसे नोट कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? तो क्वेश्चन 8 कह रहा है बेटे, ए वाटर टैंक फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। On sudden application of brake, the water in the tank would A. move backward, B. move forward, C. be unaffected and D. rise upward। तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ट्रक है, और ट्रक के पीछे जो टैंकर बंधा हुआ है उसके अंदर पानी भरा पड़ा है, और आप ट्रक चलाए जा रहे हैं। जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो अंदर जो पानी है वो किस तरफ मोशन करेगा? आगे की तरफ, पीछे की तरफ, या वहीं रुका रहेगा? ये क्वेश्चन है सिंपल सा, और हम सब जानते हैं जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या हम कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि ट्रक पहले से ही मोशन में था तो अंदर का पानी भी लगातार मोशन में था, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो ट्रक तो रेस्ट में आ गया, लेकिन वो तो मोशन ही परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, वो आगे की तरफ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है इसका? मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। हाँ जी बच्चे, तो सारे मल्टीपल चॉइस कवर हो गए। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, आई थिंक आपको वीडियो एंगेजिंग लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो।
अगर आपका कोई डाउट है तो यू मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो या कुछ और अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि इसके अलावा भी ये करना चाहिए तो प्लीज़ यू मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। हमें बताइए कि इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो। इसके नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू परफॉर्म शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ गुड डे।